हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू सिविल एजुकेशन हब। आप सभी का स्वागत है। एंड आज हम लोग लेके आए हैं नेक्स्ट पार्ट 4 अपनी सीरीज का आरआरबी जेई मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पार्ट नंबर 4। मतलब 75 तक कर चुके थे, 76 से 100 तक के क्वेश्चंस आज हम लोग टारगेट करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं आगे। ठीक है, चलो ओके। तो क्वेश्चन नंबर 76, एक सेकंड में कर्सर को सेट कर दूं थोड़ा तो बेटर रहेगा। 1 सेकंड जस्ट। सो क्वेश्चन नंबर 76 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा था, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू एब्जॉर्ब शॉक्स एंड एनर्जी बिफोर फेलियर। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल होती है जो कि शॉक या फिर कोई एक प्रकार की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है फेलियर से पहले। ठीक है, तो फेलियर से पहले वो क्या होगा? हार्डनेस होगी? बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा, इलास्टिसिटी तो अलग ही प्रॉपर्टी होती है, स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी होती है, ये तो बिल्कुल नहीं होगी। ब्रिटेलनेस बिल्कुल नहीं, क्योंकि ब्रिटेल मटेरियल होगा अगर तो वो शॉक को अब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगा, उससे पहले ही टूट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो बचा हमारे पास, दैट इज टफनेस, वो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टफनेस क्या होता है? इज एबिलिटी ऑफ द मटेरियल जो कि एब्जॉर्ब एनर्जी करता है, डिफॉर्म प्लास्टिकली बिफोर फ्रैक्चर। मतलब क्या है कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद डिफॉर्म करता है, मतलब अपना शेप चेंज करता है, और डिफॉर्म करने के बाद प्लास्टिकली डिफॉर्म करता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है? फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 77, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द बॉन्ड यूज इन ब्रिक मैसनरी। ब्रिक मैसनरी में मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द बॉन्ड जो यूज होता है वो होता है इंग्लिश बॉन्ड। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा ये स्ट्रक्चरली एडवांस बॉन्ड होता है। मतलब ये है कि इसमें स्ट्रक्चरल ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी मिल जाती है। वहीं अगर हम फ्लेमिश बॉन्ड की बात करें तो फ्लेमिश बॉन्ड में स्ट्रेंथ कम हो जाती है, लेकिन हाँ, ब्यूटिफिकेशन या फिर एस्थेटिक्स अप्रोच या फिर सुंदरता जो है इसकी बढ़ जाती है फ्लेमिश बॉन्ड में। तो फ्लेमिश बॉन्ड जो होता है उसके अगर द्वारा आपने कोई बिग मैसनरी कर रखी है तो उसमें आपको सुंदर अपीयरेंस अच्छा मिलेगा। वहीं इंग्लिश बॉन्ड में आपको जो स्ट्रक्चर है उसकी स्ट्रेंथ अच्छी मिलेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा था वाटर सीमेंट रेशियो मेनली इफेक्ट्स। तो वाटर सीमेंट रेशियो मेनली क्या अफेक्ट करता है? सबसे पहली बात, वर्केबिलिटी करता है। बिल्कुल करता है, वर्केबिलिटी पे तो वाटर का सीधा इफेक्ट है। ठीक है, अब स्ट्रेंथ करता है, हाँ बिल्कुल करता है। अगर पानी ज़्यादा हो जाएगा तो वर्केबिलिटी इसकी चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ पे भी इफेक्ट आएगा। और अगर स्ट्रेंथ पे इफेक्ट आएगा तो क्या ड्यूरेबिलिटी पे भी इफेक्ट आएगा? बिल्कुल आएगा। उसका टिकाऊ, ड्यूरेबिलिटी मतलब कितना टिकाऊ है वो सीमेंट, या फिर जो उससे स्ट्रक्चर बना है वो कितना टिकाऊ है। तो ऑब्वियसली जब वर्केबिलिटी अच्छी नहीं होगी, स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होगी किसी चीज़ की, वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा होने के कारण, तो क्या होगा? इसका मतलब उसकी ड्यूरेबिलिटी भी खराब हो जाएगी, या फिर अगर वाटर सीमेंट रेशियो अच्छा है तो अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो कह रहा था मेन इंग्रेडिएंट इन अ पोर्टलैंड सीमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ डेवलपमेंट। स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के लिए मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है? तो देखिए, सीमेंट का अगर आपको वो पता हो रेशियो जनरली, तो मेजर इंग्रेडिएंट होते हैं लाइम, सिलिका, देन एल्यूमिना। ठीक है, और इसका अप्रॉक्सीमेट रेशियो होता है 65, इसका होता है, इसका 25 के अराउंड होता है, और इसका 5 के अराउंड होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लाइम है, और सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ में जो अपना सहयोग देता है वो होता है लाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइम विल सपोर्ट द मैक्सिमम स्ट्रेंथ डेवलपमेंट इन द पोर्टलैंड सीमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं पहले भी, सेम नहीं, थोड़ी लैंग्वेज अलग थी, लेकिन हाँ क्वेश्चन यही था। द टाइप ऑफ ए सर्विंग इन विच द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज कंसिडर्ड। कर्वेचर ऑफ द अर्थ कंसिडर होगा तो एक ही ऑप्शन होगा जो कि हो जाएगा जियोडेटिक सर्वे। जियोडेटिक सर्वे जो होता है उसमें हमारा कर्वेचर ऑफ द अर्थ कंसिडरेशन में हम लोग करते हैं, और जो जियोडेटिक सर्वे होता है उसी में अर्थ के, मैंने बताया था ऐसे करके कि हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, फिर अलग अलग जगह पे अपना जो जो भी है थ्योरीलाइट वगैरह लगा के चेक करते हैं। तो कर्वेचर ऑफ द अर्थ को कंसिडरेशन करते हैं, उसे हम लोग जियोडेटिक सर्वे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, द बियरिंग ऑफ अ लाइन इज मेजर्ड विद रेफरेंस टू। 1 सेकेंड, ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, अब सही रहेगा थोड़ा। ओके, द बियरिंग ऑफ अ लाइन कैन बी मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू।
विद रेफरेंस टू, ठीक है। तो बेयरिंग ऑफ अ लाइन कहाँ कहाँ से मेजर की जा सकती है? तो देखो बेयरिंग ऑफ द लाइन क्या होता है, कहीं से भी मेजर की जा सकती है ना। अगर हमें रेफरेंस के लिए मैग्नेटिक मेरिडियन यूज करनी है तो मैग्नेटिक मेरिडियन से मेजर करेंगे, अगर यही ट्रू मेरिडियन से करनी है तो ट्रू मेरिडियन से करेंगे। आर्बिट्री मेरिडियन मतलब कहीं भी हमने अपने रेफरेंस के लिए, मान लो ये एक, वन सेकंड, मान लो ये ऐसे करके है, ठीक है, और हमने रेफरेंस लाइन इसको मान रखा है। अब यहां से हम एंगल मेजर करेंगे, ठीक है, तो ये आर्बिट्री हो गया, मतलब हमने अपने हिसाब से एक मेरिडियन मान रखी है, तो उसे आर्बिट्री मेरिडियन कहेंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो एनी ऑफ दी अबव हो जाएगा, या फिर ऑल ऑफ दी अबव होता तो भी सही था, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये एनी ऑफ दी वर्ल्ड, एनी ऑफ दी अबव जो वर्ल्ड है, ये कहीं कहीं बहुत कम क्वेश्चनों में दिखेगा आपको, तो कंफ्यूज मत होना, ये ऑल ऑफ दी अबव ही है। तो तीनों मेरिडियन का हम रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं अपनी अपनी जरूरत के अनुसार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर रेन वाटर एंड रिचार्ज ग्राउंड वाटर, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो कि रेन वाटर को स्टोर कर लेता है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है? तो देखो, डैम का काम ये बिल्कुल नहीं होता है, कैनाल का काम ये बिल्कुल नहीं होता है, वियर का काम ये बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो एक ही चीज बची जो कि है चेक डैम्स। चेक डैम जो हैं वो रेन वाटर को स्टोर भी करते हैं और साथ में ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी करते हैं। ऑब्वियसली स्टोरिंग कर रहे हैं तो रिचार्ज के लिए ही कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसलिए चेक डैम इसका सही आंसर हो जाता है। और कैसे करते हैं? ये पानी को धीमा कर देते हैं। चेक डैम्स हेल्प इन द रेन वाटर हार्वेस्टिंग बाय स्लोइंग डाउन द वाटर फ्लो को स्लो कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज अपने आप हो जाता है। तो पानी की गति को कम कर देते हैं, इतना कम कर देते हैं कि मिट्टी है या फिर जो ग्राउंड है उसको पानी को एब्जॉर्ब कर ले और ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, द स्टैंडर्ड ड्यूरेशन ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट फॉर द सीमेंट इज। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन क्या है, सबको पता होनी चाहिए, 28 दिन होती है। 28 दिन में भी 28 दिन की जो स्ट्रेंथ होती है वही हम लोग चेक करते हैं। सैंपल लेते हैं, उसमें 3 स्पेसिमेन होते हैं, सॉरी 3 स्पेसिमेन होते हैं, और उन तीनों को चेक करते हैं। एक सैंपल में 3 स्पेसिमेन होते हैं, ठीक है। उसका इसको चेक करते हैं फॉर 28 डेज स्ट्रेंथ। 28 डेज की स्ट्रेंथ के लिए हम इसको चेक करते हैं, और जो भी आता है उस हिसाब से हम आगे काम करते हैं। क्यूब टेस्ट की बात कर रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव सपोर्ट्स इन अ बीम इज कॉल्ड। अच्छा, ये मान लो 2 सपोर्ट्स हैं ऐसे करके, ठीक है, या फिर और थोड़ा मैं प्रिसाइज बनाने की कोशिश करता हूँ, 1 सेकेंड। ठीक है, अब बेटर है थोड़ा। ये मान लो 2 सपोर्ट्स हैं, अब वो पूछ रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव सपोर्ट्स, मतलब इन सपोर्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं इफेक्टिव स्पैन, ठीक है। ये इफेक्टिव स्पैन हो जाता है। इसमें आई थिंक थोड़ी सी क्वेश्चन में गड़बड़ी है। गड़बड़ी है, मैं आपको बताता हूं क्यों गड़बड़ है। देखो, अगर ये बीम है, ठीक है, जो बीम हमने बनाई यहाँ पे, इसको ध्यान से देखना। अगर सपोर्ट से सपोर्ट के बीच की बात कर रहा है, ठीक है, तो इसे कहते हैं क्लियर स्पैन, एल क्लियर से इसको डिफाइन करते हैं। लेकिन अगर हम यहां से कंसिडरेशन करें, मतलब फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द स्पैन टू अनदर मिड पॉइंट ऑफ द स्पैन, इसके बीच का डिस्टेंस करें, तो इसे हम लोग कहते हैं इफेक्टिव लेंथ या फिर इफेक्टिव स्पैन। तो ये इफेक्टिव हो जाएगा। आई थिंक इसका आंसर कुछ गलत है, लेकिन ये रेलवे के पेपर में जो इसका आंसर दिया गया था वो था ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इफेक्टिव स्पैन। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव सपोर्ट इन अ बीम इज कॉल्ड इफेक्टिव स्पैन। तो यहाँ पे इफेक्टिव स्पैन है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था फंक्शन ऑफ द बलास्ट इन रेलवे ट्रैक्स। ये पढ़ा चुका हूँ। बलास्ट का यूज क्या होता है, बलास्ट क्या होते हैं, मैंने बताया था कि रेलवे, ये रेल लाइंस हैं, ये अगर मान लो ये स्लीपर्स हैं आपके, तो यहाँ पे गिट्टियाँ बिछी होती हैं बड़ी बड़ी, एग्रीगेट अराउंड 40 mm प्लस जो होती हैं वो गिट्टियाँ होती हैं, ठीक है। तो इनका यूज क्या होता है, ड्रेनेज प्रोवाइड करने के काम करता है, बिल्कुल। वाइब्रेशन को रिड्यूस करता है, बिल्कुल करता है। और स्लीपर्स को पोजीशन करता है, मतलब क्या है कि स्लीपर्स यहाँ पे तो टाइट होते हैं ऑब्वियसली, यहाँ पे हमने इसको टाइट कर रखा होता है, लेकिन यहाँ से कहीं खिसके ना, इधर उधर ना चला जाए, तो ये इसको पकड़ के रखता है।
तो होल्ड स्लीपर्स इन पोजीशन, ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। जो मैंने पहले बताया था उसमें ड्रेनेज वाला था ऑप्शन और स्लीपर्स था पोजीशन वाला, वाइब्रेशन वाला नहीं था, तो इसमें वाइब्रेशन वाला भी इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में वाइब्रेशन वाला ऑप्शन नहीं था, यहाँ वाइब्रेशन वाला है, तो अगर कहीं आप नोट्स बना रहे हो इस चीज के या आपने कहीं लिखा है तो उसमें वाइब्रेशन पॉइंट भी इंक्लूड कर लेना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है विच टाइप ऑफ द सॉइल इज द मोस्ट सुटेबल फॉर इम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन। देखो इम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए एक छोटी सी चीज समझना कि वहां पे स्टेबिलिटी हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, स्ट्रेंथ हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है, और एक चीज़ और चाहिए होती है कि पानी जो हो, ड्रेनेज जो होना चाहिए वो अच्छे से होना चाहिए, वरना क्या होगा, ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए, वरना पानी उसके अंदर जमने लगेगा, पानी जमने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और एम्बैंकमेंट फेल हो जाएगा। अब इससे अंदाजा लगाना हमको कि आइडियली कौन हमें ज़्यादा स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ और ड्रेनेज प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेगा। तो एक ही प्रकार की जो सॉइल है या फिर कह सकते हैं मिट्टी है जो प्रोवाइड करेगी इन ऑप्शंस में से, वो है वेल ग्रेडेड ग्रेवल्स। जो अच्छे से ग्रेडेड होंगे, वेल ग्रेडेड ग्रेवल्स होंगे, वो हमें अच्छा ड्रेनेज प्रोवाइड करेंगे सबसे इंपॉर्टेंटली, फिर स्ट्रेंथ भी देंगे क्योंकि भाई मजबूत होंगे ऑब्वियसली, और स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे। और मजबूत होंगे तो स्टेबिलिटी भी, इंटरलॉकिंग अच्छी होगी तो स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे। वहीं क्ले, सिल्ट और सैंड, ये फाइन सैंड्स होती हैं, ये इतनी अच्छी स्टेबिलिटी नहीं दे पाएंगी। तो एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल जो है वो ग्रेवल होता है। अब एग्जाम्पल आपको ऑप्शन में ग्रेवल ना दिया हो, सैंड, सिल्ट और कुछ और दे रखा हो, तो आप यहाँ पे सैंड मार्क कर लेंगे, फिर तो आपके पास ऑप्शन नहीं बचा, तो आप सैंड मार्क करेंगे। लेकिन अगर ग्रेवल कहीं भी दिया है तो आप ग्रेवल का यूज करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 87 नंबर क्वेश्चन, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ स्लुइस गेट, स्लुइस गेट इन अ डैम, स्लुइस गेट जो होता है डैम के अंदर, उसका यूज क्या होता है, प्राइमरी फंक्शन क्या होता है उसका। तो स्लुइस गेट का एक ही काम होता है, वो ये होता है कि जो एक्सेस वाटर है, जो भी पानी इकट्ठा हो गया, मान लो ये हमारा डैम है, ठीक है, और पीछे यहाँ से कहीं पानी बह बह के आ रहा है, ठीक है, अभी डैम रोकता है पानी को, ये तो सबको पता है। तो क्या होता है, यहाँ पे एक छोटे छोटे गेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, यहाँ पे कहीं ऐसे करके, मान लो ऐसे करके, ठीक है। जब पानी यहाँ पे ज़्यादा भर जाता है, मान लो पानी खूब भर गया यहाँ पे, ठीक है, अब इतना पानी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, मान लो भाई पानी इतना भर गया कि डैम के ऊपर से निकल जाएगा, तो बेटर क्या है कि हम स्लुइस गेट्स को ओपन कर दें। जैसे गेट्स ओपन करेंगे, जो एक्स्ट्रा वाटर है वो यहाँ से निकल जाएगा बाहर की तरफ, और हमें यहाँ पे लेवल जो है अपना वो सही लेवल मिल जाएगा। ठीक है, तो रिलीज एक्सेस वाटर इसका सही आंसर हो जाएगा, फ्लडिंग रोकने के काम आता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 88 हमारे पास, द मेन रीजन फॉर द सॉइल लिक्विफेक्शन, सॉइल का लिक्विफेक्शन जो होता है अर्थक्वेक के कारण या अर्थक्वेक के टाइम पे होता है, वो क्यों होता है, उसका मेन रीजन क्या होता है, वो ये पूछ रहा है। तो इंक्रीज इन द पोर वाटर प्रेशर पहला, डिक्रीज इन सॉइल परमेबिलिटी, एक्सेसिव कॉम्पैक्शन, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। देखो लिक्विफेक्शन ऑफ द सॉइल जो होता है वो मेनली क्या होता है, हमारे इफेक्टिव स्ट्रेस जो है के चेंजेस से हमारा लिक्विफेक्शन होता है, ये तो सबको पता होना चाहिए। अब क्या ऑर्गेनिक मैटर से इफेक्टिव स्ट्रेस का कोई संबंध है, डायरेक्टली नहीं है। कॉम्पैक्शन की वजह से इफेक्टिव स्ट्रेस पे कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, डेंसिटी पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ भी ये भी गलत हो गया। अच्छा, परमेबिलिटी का इफेक्टिव स्ट्रेस पे कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, डेंसिटी वगैरह होता चेंजेस होते तो पड़ेगा, बिल्कुल पड़ता, लेकिन इस पे नहीं पड़ेगा। अच्छा, पोर वाटर प्रेशर का चेंजेस पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, बिकॉज इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल्स टू टोटल स्ट्रेस माइनस ऑफ पोर वाटर प्रेशर। तो अगर इस पोर वाटर प्रेशर में कोई भी चेंजेस आएंगे, बढ़ेगा या घटेगा, तो यहाँ भी कुछ चेंजेस जरूर आएंगे इफेक्टिव स्ट्रेस में, सबको पता चल रहा है। ठीक है, तो क्या होगा इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर की वजह से क्या होता है, लिक्विफेक्शन बढ़ जाता है। क्यों, जैसे ही पोर वाटर प्रेशर बढ़ेगा, लिक्विफेक्शन ऑफ द अर्थ, लिक्विफेक्शन ऑफ द सॉइल होने लगेगा। ठीक है, क्यों होने लगेगा ये भी समझ लो थोड़ा सा, अगर मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। एक सेकंड क्लियर कर लूं बोर्ड को। या देखो, अभी मैंने बताया कि आपका जो पोर वाटर प्रेशर होता, सॉरी इफेक्टिव स्ट्रेस होता है, वो टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर होता है। अभी मान लो पोर वाटर प्रेशर में इंक्रीमेंट आएगा,
तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, इससे इससे ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो ये जो टोटल वैल्यू आएगी ये कम आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि इफेक्टिव स्ट्रेस में डिक्रीमेंट आने लगेगा, और जब इफेक्टिव स्ट्रेस में डिक्रीमेंट आने लगता है और बिल्कुल न्यूनतम होने लगता है वो, तो वहां पे सॉइल लिक्विफेक्शन होने लगता है। ठीक है, या चलो, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर था। यहाँ पे नीचे देख भी लेना, सॉइल लिक्विफेक्शन अकर्स व्हेन सीस्मिक एक्टिविटी इंक्रीज इन द पोर वाटर प्रेशर रिड्यूसिंग द सॉइल बेरिंग कैपेसिटी। बेरिंग कैपेसिटी सॉइल की रिड्यूस हो जाती है इसलिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। द प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग दैट स्टेट्स वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट हेल्प्स इन। अच्छा, हमने सबने पढ़ा कि प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग है भैया, क्या होल से मतलब बड़े से छोटे पे जाना है। होल टू पार्ट का मतलब ये है कि पहले बड़ा काम करना है, फिर उससे छोटा वाला काम, फिर उससे छोटा वाला काम, फिर उससे छोटा वाला काम। इस तरीके से क्या है, ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी हमें मिलती है। ठीक है, क्योंकि एरर्स तो आते ही ऑब्वियसली, लेकिन एक्यूरेसी हमें से अच्छी मिलती है। अच्छा, ये करते क्यों है ये सवाल है, इसमें ये किस चीज में हेल्प करता है? एरर्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, हाँ बिल्कुल करता है। एरर्स को रिड्यूस करने के लिए तो हम होल टू पार्ट का करते हैं। एक्यूरेसी बढ़ती है, अभी मैंने वर्ड यूज किया एक्यूरेसी, हाँ बढ़ती है। अच्छा, एक्यूमुलेशन ऑफ एरर क्या होता है कि मतलब मान लो हमने कहीं रैंडमली करना शुरू कर दिया, यही काम अगर हम रैंडमली करते हैं, अंदर का पहले छोटा वाला कर लेते, फिर ये वाला कर लेते, फिर ये वाला कर लेते, फिर ये वाला, तो इससे होता क्या कि एरर जितने आते वो एक साथ जुड़ते जाते, एडिशन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ एरर हो जाता। तो ये भी एक चांसेस है, तो ये इसको कम करने में काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तीनों के लिए हेल्प करता है, एरर्स को रिड्यूस भी करता है, एक्यूमुलेशन ऑफ एरर्स को भी रोकता है, और एक्यूरेसी को भी इंक्रीज करता है, जिससे कम से कम एरर आते हैं स्मॉलर एरियाज के लिए भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द परसेंटेज ऑफ वाटर इन अ वेल हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट। ये तो सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ वाटर कितना होता है, 40 से 50%। यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार 40% होता है जनरली, याद रखना। जनरली जो फुल्ली हाइड्रेटेड सीमेंट या वेल हाइड्रेटेड सीमेंट के लिए 40% हम लोग जनरली यूज करते हैं। यहाँ ऑप्शन में 40 से 50 दिया है, और यही एक रेंज है जो मैच कर रही है, इसलिए हम लोग इसको पकड़ लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मोस्ट सुटेबल फाउंडेशन फॉर सॉफ्ट क्लेई सॉइल। सॉफ्ट क्लेई सॉइल के लिए कौन सी फाउंडेशन यूज होती है? कल मैंने ये क्वेश्चन शायद कराया भी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। इसका आंसर हो जाएगा पाइल फाउंडेशन। क्यों? क्योंकि पाइल फाउंडेशन ही ऐसी फाउंडेशन है जो अंदर तक बिल्कुल जाती है सॉइल में। मान लो ये मिट्टी है और ये हमने पाइल फाउंडेशन यूज की, ठीक है, तो ये अंदर तक मिट्टी में जाएगी, सॉफ्ट क्लेई सॉइल को हेल्प करेगी। और अगर ये फ्रिक्शन पाइल हुई, एंड बेरिंग पाइल की जगह फ्रिक्शन पाइल हुई, तो और अच्छे से काम करेगी। ठीक है, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होता है? तो स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है वो तो हम लोग एसआई यूनिट में अगर समझें, सॉरी एसआई यूनिट में अगर इसको समझें तो क्या हो जाएगी, पास्कल सेकंड हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम उसको केजी सॉरी हाँ केजी वगैरह में निकालें तो कैसे निकालेंगे, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग। देखो जनरली क्या होता है, केजी अपॉन मीटर सेकंड होता है, ये यूनिट होती है। आई थिंक आई नीड टू रीचेक। ठीक है, लेकिन हाँ ये सही है, लेकिन फिर भी एक बार रीचेक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है इसको। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एयर वॉइड इन कंक्रीट यूजिंग वाइब्रेटर्स। अच्छा, आप लोगों ने कभी स्लैब डलते हुए देखा होगा घरों में? घरों में भी आजकल ये होने लगा है, घरों में स्लैब बिल्डिंग्स पे स्लैब डलती है तो क्या है, नीडल वाइब्रेटर का यूज करते हैं हम लोग। क्या यूज करते हैं? नीडल वाइब्रेटर्स का यूज करते हैं जनरली। ठीक है, तो उससे क्या होता है, एयर वॉइड्स को रिमूव किया जाता है। ठीक है, और ये वाइब्रेटर एक प्रकार का है। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एयर वाइड्स फ्रॉम द कंक्रीट यूजिंग वाइब्रेटर इज कॉल्ड। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो मैंने कल भी ये समझाया था कि पानी को जब हम रिमूव करते हैं कहीं से, सॉइल से या कंक्रीट से, उससे हम लोग कंसोलिडेशन, सॉइल से करते हैं तो उससे कंसोलिडेशन कहते हैं। लेकिन अगर कंक्रीट या सॉइल कहीं से भी एयर वॉइड्स को रिमूव करते हैं तो उससे हम लोग कॉम्पैक्शन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा था एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज यूज टू डिटरमाइन। क्या एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज यूज टू डिटरमाइन? क्या परमिलिटी ऑफ द सॉइल निकालने के काम आएगा? नहीं।
कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल नहीं, क्योंकि यूज ही नहीं। आप देखो ना, परमिलिटी चैप्टर आप करना पढ़ना कहीं भी एंगल ऑफ फ्रिक्शन का, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन का यूज ही नहीं है। यही कंप्रेसिबिलिटी पढ़ोगे कहीं नहीं होगा। कोहेजन अगर आप समझो, कोहेजन ऑफ द सॉइल क्या होता है, वो सी होता है। इसका फाई से या फिर एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। ठीक ही ऑप्शन बचता है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, दैट इज टाउ। टाउ को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है टाउ का, एक सेकंड में क्लियर करके लिखता हूं सॉरी। टाउ का फॉर्मूला या शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा, एक मिनट, सी प्लस सिग्मा एन इंटू टैन फाइव। ठीक, ये पूरा फॉर्मूला है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 95 नंबर क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी लेवल। सी लेवल पे क्या होता है, ये बहुत बेसिक सा डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा 760 mmHg। मरकरी का कॉलम अगर लेंगे तो उसमें 760 mm तक होगा वो प्रेशर। मतलब मान लो मरकरी का ये कॉलम है पूरा, ठीक है, कॉलम ऑफ मरकरी बनाता हूँ नाउ। ये अगर मान लो कुछ मार्किंग्स हैं अलग अलग, तो 760 mm तक जाएगा एटमॉस्फेयर पे, प्रेशर राइज करेगा, जिसकी वजह से मरकरी जो है अंदर की राइज करेगी 760 mm ऑफ Hg तक। ठीक, अच्छा एक चीज और ये भी देख लो, डायरेक्ट वैल्यू है कि 7 दैट मच स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mm ऑफ Hg। और अगर किसी और वैल्यू में, ये तो कॉलम के बेसिस पे लिखी है, जनरली क्या होता है 101.3 किलो पास्कल या 1 × 10⁵ भी लिख सकते हैं पास्कल के रूप में। चलते हैं, द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर इंप्रूविंग द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। किसमें से कौन सा मेथड है जो सबसे इफेक्टिव है बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल को इंप्रूव करने के लिए? तो देखो, बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल मतलब क्या है, स्ट्रेंथ बढ़ाना। स्ट्रेंथ बढ़ाना मतलब क्या है कि जो भी सॉइल के पार्टिकल्स है ना, जितने भी है, जो भी प्रकार की सॉइल है, उसको आपस में बिल्कुल पास पास ले आना, बिल्कुल कॉम्पैक्ट कर देना, ताकि वो चिपक जाए और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए। भाई जितने कम एयर वॉइड्स होंगे उतनी ही ज्यादा उसमें स्ट्रेंथ होगी, ये तो सबको पता है। ठीक है, तो एयर वॉइड्स कम करने का क्या तरीका है? क्या मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज करने से एयर वॉइड कम हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अच्छा, डी फाउंडेशन प्रोवाइड करने से क्या एयर वॉइड्स कम होंगे? नहीं। कॉम्पैक्शन से होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे। कॉम्पैक्शन ऑफ द सॉइल से मैंने अभी बताया भी है ये बात। सैंड ऐड करने से बिल्कुल नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कॉम्पैक्शन से क्या होगा, सॉइल डेंसिटी इंक्रीज करेगी, एयर वॉइड्स कम होंगे। डेंसिटी इंक्रीज होने के कारण सेटलमेंट भी कम होगा, ठीक है, और लोड बेयरिंग कैपेसिटी इसलिए बढ़ जाएगी। देखो, मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ कि बिल्कुल बेसिक आपको समझ में आ जाए, जिस तरीके से बच्चों को समझाया जाता है, छोटे बच्चों को, कि अरे ये पार्टिकल हैं, ये पास में आ जाएंगे तो क्या होगा, दिमाग लगाओ अपना। तो अगर आप इस तरीके से थोड़ा क्रिएटिव या फिर टेक्निकल थिंकिंग करके काम करोगे तो 99% क्वेश्चन आपके यूं ही बन जाएंगे। मतलब आपने पढ़ा हो, ऑब्वियसली चीजें पता हो आपको, लेकिन क्या है कि रीजनिंग से, सोचने से, या फिर कभी कभी क्वेश्चन क्या है वो लैंग्वेज घुमा के जब दे देगा तो वहां पे आपकी रीजनिंग स्किल ही काम आएगी, सोचने की क्षमता ही काम आएगी। अगर आप सॉइल को उस तरीके से देख रहे हो जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, कि भाई पार्टिकल्स हैं पास आ गए तो क्या होगा, पानी निकल गया उसमें से तो क्या होगा, परमेबिलिटी हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर चीजें आप समझ रहे हो तो आप ये समझो कि आप बहुत सही लाइन पे जा रहे हो। इससे आपकी क्रिटिकल रीजनिंग थिंकिंग बढ़ रही है और आप कुछ ऐसे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो एग्जामिनेशन में जो कि नॉर्मली जिसने सिर्फ रटा है वो नहीं कर पाएगा शायद। चलते हैं, द टर्म स्लम इन द कंक्रीट टेक्नोलॉजी रिफर्स टू। स्लम क्या होता है? स्लम किस चीज को डिफाइन करता है? जनरली स्लम डिफाइन करता है वर्केबिलिटी, क्योंकि वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट के लिए हम लोग एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है स्लम्प टेस्ट। ठीक, कोन टेस्ट भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टैंडर्ड साइज ऑफ द मॉड्यूलर ब्रिक्स। ध्यान रखना यहाँ पे क्या पूछ रहा है, स्टैंडर्ड साइज पूछ रहा है कि नॉमिनल साइज पूछ रहा है, मॉड्यूलर ब्रिक की बात कर रहा है यहाँ पे। तो क्या होगा, वैसे तो 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर होता है, लेकिन यहाँ mm में दिया है तो 190 × 90 × 90 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा मॉड्यूलर ब्रिक्स के लिए। ठीक है,
अभी वो नॉमिनल साइज की अगर बात करता तो नॉमिनल साइज क्या होता है, 20 इंटू 10 सेंटीमीटर में होता है, तो 200 इंटू 100 हो जाएगा। ये होगा नॉमिनल साइज, ये होगा स्टैंडर्ड साइज, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टाइप ऑफ द डैम दैट यूजेस इज ओन वेट टू रेजिस्ट द फोर्स ऑफ वाटर। देखो, ओन वेट को यूज कर रहा है, जो भी अपने वजन को यूज करता है वही ग्रेविटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ग्रेविटी से रिलेशन है, तो उसका ऑप्शन एक ही हो जाएगा, ग्रेविटी डैम। द केमिकल प्रोसेस इन विच द सीमेंट रिएक्ट्स विद वाटर एंड हार्डन्स। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसकी वजह से सीमेंट अगर है कोई, मान लो ये सीमेंट है, ये पानी के साथ रिएक्ट करती है और हार्ड हो जाती है। भाई सीमेंट है, हम लोग पानी डालते हैं सीमेंट के अंदर, कुछ समय में क्या हो जाती है, वो बिल्कुल सख्त हो जाती है, हार्ड हो जाती है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कार्बोनेशन कहेंगे? बिल्कुल नहीं। पॉलीमराइजेशन नहीं, कैल्सिनेशन नहीं, बचा क्या, हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट कहलाता है वो। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलो आज के लिए इतना ही फिर, ठीक है। 25 क्वेश्चन हो गए और बाकी मैं सीरीज तरीके से चलाता रहूँगा, आपके लिए 25-25 क्वेश्चन के सेट्स लाता रहूँगा। लेकिन अगर आपको चाहिए कि ज़्यादा क्वेश्चन सर कराइए, आप 100 क्वेश्चन कराइए, 50 कराइए, 200 कराइए, लंबी क्लासेज हों, तो आप मुझे एक बार कॉमेंट सेक्शन में चीज़ बताओ कि आपको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तब मैं उस हिसाब से लेक्चर डिजाइन कर दूंगा। क्योंकि अभी मेरे पास क्या है, सेट ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, ऐसा नहीं है मेरे पास 200 300 500 क्वेश्चन नहीं है। लेकिन मैं आपके टाइम की बचत के लिए ऐसा करता हूँ कि छोटे छोटे चंक्स में आपको पढ़ाऊँ, और आपके पास चंक्स छोटा होता आता रहेगा तो आपको रिटेन करने में भी, मतलब कोई चीज़ याद करने में भी आसानी होगी। क्योंकि एक साथ 100 क्वेश्चन याद करने में टफनेस होती है, मुश्किल होती है, और वही अगर आपको 25 20 30 क्वेश्चन भी एक साथ मिलने लगेंगे तो आपको आसानी पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन आपका क्या मानना है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे एक बार, ठीक है। बाकी जिस तरीके से इसको कर रहे हो करते रहो, आपको इसको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये आरआरबी और एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से बने हुए हैं क्वेश्चन, जो कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। क्या हुए हैं? रिपीट हुए हैं। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। बाकी मैं अभी मिक्स मॉक मॉक की भी एक सीरीज लाऊंगा। मॉक में मैं हाँ लंबा रखूंगा, क्योंकि मॉक इस प्रकार से रहेगा कि आपके पास पूरे पूरे क्या 100 क्वेश्चंस रहें जो कि आपके टेक्निकल में आने हैं, और उसी टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट करने की कोशिश भी हम लोग करेंगे जिस हिसाब से एग्जामिनेशन में करना होता है। मतलब मॉक को हम लोग मॉक के तरीके से ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर, तैयारी करते रहिए, बाय बाय एंड थैंक यू।